हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि क्लास 12th का पढ़ेंगे। और इसका चैप्टर 1 है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको एक स्क्रीन कार्ड दिखेगा, वहाँ पर जब आप टैप करेंगे तो उस पार्ट को आप देख सकेंगे। तो ये वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ते हैं, यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कविता सुन लेते हैं कि काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। इसलिए काबिल बनना है हमें, कामयाबी तो खुद ब खुद मिलती ही जाएगी। तो पहला टॉपिक हमारे सामने यही है कि महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व, यानी कि जो बड़े बड़े महाशक्ति थे, सोवियत संघ और अमेरिका, इनके साथ छोटे छोटे देशों का क्या महत्व था। तो देखिए, जानते हैं पहले, ये मान लीजिए कि ये जो है ये अमेरिका है और फिर ये जो है ये सोवियत संघ है। ठीक है। तो अमेरिका और सोवियत संघ के जो पड़ोसी देश थे, जिस तरह से आपके घरों के बगल में जो घर होता है उसको आप क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे बड़े बड़े महाशक्तियां थे और उनके बगल में जो छोटे छोटे देश थे उसको आप कहेंगे इनकी पड़ोसी देश। तो देखिए, अब अमेरिका ने या सोवियत संघ ने, इन दोनों महाशक्तियों ने अपने छोटे देशों से कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारा विरोधी गुट जो है सोवियत संघ या फिर अमेरिका, तो अगर आप पर आक्रमण करता है, यानी कि मान लीजिए सोवियत संघ आप पर आक्रमण करता है, तो आप किसके मतलब आपको बचाने के लिए कौन आएगा। तो ये लोग कहते हैं कि कोई नहीं। और तो जब ये अमेरिका कहता है जब कोई नहीं आएगा तो कोई तो आपके साथ रहना चाहिए जो कि आपका मुकाबला कर सके। तो इसलिए ये कहता है कि तुम जितने भी छोटे छोटे देश हो वो सब मेरे साथ जुड़ जाओ, यानी कि अमेरिका में आ जाओ। और उसी प्रकार से सोवियत संघ भी कहता है कि तुम भी जितने छोटे छोटे देश हो वो मुझ में समा जाओ, यानी कि सोवियत संघ बड़े महाशक्तियों में समा जाओ। इससे कि अगर विरोधी गुट वाला हम पर आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारा बदला लेंगे, यानी कि तुम पर आक्रमण करने नहीं देंगे, ऐसा इन लोगों को कहा जाता है। तो ये छोटे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो अब जब ये छोटे देश इसमें शामिल हो गए तो इससे महाशक्तियां जो थी, ये बड़े बड़े महाशक्ति थे सोवियत संघ और अमेरिका, इनको क्या फायदा होने वाला था इन छोटे महाशक्तियों से। तो देखिए, इनको फायदा ये होता था कि इन छोटे देशों के पास जो संसाधनें होती थी, जैसे कि तेल हो गया, खनिज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हो जाती थी वो महाशक्तियों की हो जाती थी और इन पर अधिकार भी महाशक्तियों का हो जाता था। क्योंकि कोई भी मालिक अगर किसी के वहाँ गुलामी करने लगे तो उसका जो नौकर था पहले मालिक का, वो नौकर भी तो वहाँ का गुलाम हो गया। तो उसी प्रकार से ये जो छोटे देश अगर बड़े महाशक्तियों में शामिल हो गया तो इनका जो जो भी इनके अंदर संसाधन होगा वो भी तो महाशक्ति का ही होगा। तो उसी प्रकार से ये छोटे छोटे जो देश होते थे उनका संसाधन ये लोग अपने अंदर ले लेते थे, यानी कि अपने कार्य के मुताबिक इसका उपयोग करते थे। उसके बाद दूसरी बातें थी, जो भू क्षेत्र होते थे, यानी कि जो जमीन होता था, उनका भी ये लोग इस्तेमाल करते थे बड़े महाशक्तियाँ अपने तरीके से। जैसे कि हथियारों का संचालन कर सकता था, सेना का संचालन कर सकता था। तो ये सारी कामें जो थी वो बड़े बड़े महाशक्तियाँ करते थे, अपने फायदे के मुताबिक करते थे। उसके बाद सैनिक ठिकाने बना सकते थे। जिस तरीके से क्यूबा को सोवियत संघ ने सैनिक ठिकाने के रूप में बना दिया, उसी प्रकार से जो छोटे छोटे देश थे वो भी छोटे छोटे देशों को और भी सैनिक ठिकानों के रूप में बना सकता था, अमेरिका या सोवियत संघ। ठीक है। क्योंकि महाशक्तियां जो छोटे छोटे देशों को अपने अंदर शामिल कर रहा था, उनसे फायदा ही लेना चाहता था। ठीक है। और तो यहाँ से ये बात पता चली कि जो छोटे छोटे सैनिक ठिकाने बना सकते थे, जासूस बना सकते थे, तो इन सब कार्यों को कर सकते थे बड़े बड़े महाशक्ति इन छोटे छोटे देशों के सहायता से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है कि जो आर्थिक मदद मिल जाती थी, यानी कि छोटा छोटा देश अगर एक एक रुपया करके मान लीजिए दीजिए देगा, तो अगर बहुत सारा देश है तो अब एक एक रुपया तो नहीं देगा किसी चीज़ में, आपको समझाने के लिए सिर्फ बताएं कि 1 रुपया देगा। तो अगर दिया तो 10 ने दिया तो क्या 10 रुपया हो गया, तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी रकम हो गई। तो इसी प्रकार से जो छोटे छोटे देश थे सैन्य खर्चे यानी कि छोटे मोटे खर्चे तो उठा सकते थे और ये बड़े बड़े महाशक्तियों के लिए मददगार साबित होते थे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई घड़ा है और उसमें उसको उस घड़े में पानी जो बहुत कम है, एक कौवा पानी पीने आता है तो वहां तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाती है, तो उसके बगल में जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो उसमें उसको डालता है और फिर ये पानी का जो लहर वो ऊपर उठ जाता है। अब ये फिर कौवा पानी पी लेता है। तो उसी प्रकार से ये छोटे छोटे देश होते थे
वो भी तो सैन्य खर्चे उठा सकते थे, और इसकी मदद से क्या होते थे कि जो बड़े महाशक्ति थे उनको इनका सैन्य खर्चा उठाने से उनको काफ़ी मदद भी मिल जाती थी। उसके बाद दूसरा है विचारधारा, यानी कि जो दोनों महाशक्तियों के बीच की जो लड़ाई थी वो किस लिए लड़ाई थी, क्योंकि विचारधारा जो था वो दोनों का अलग था। सोवियत संघ कहता था कि सब दुनिया में सबसे बेहतर विचारधारा जो है वो समाजवादी विचारधारा है, वहीं अमेरिका कहता था सबसे बेहतर विचारधारा जो है वो पूंजीवादी विचारधारा है। तो दोनों गुटों में जो लड़ाई हुई थी वो यही इसी के बात को लेकर हुई थी कि दोनों जो कहता था कि विचारधारा हमारी बेहतर है, वो कहता था कि हमारी बेहतर है। इसी के विरुद्ध में ये लड़ाई हुई थी जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। अब देखिए दोनों गुटों में शामिल जितने भी देश थे वो लोग क्या चाहते थे कि हम जीतें। अब जितने भी देश गुटों में शामिल जिन्होंने गठबंधन बनाए तो उन सब गठबंधन का अलग अलग उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आपको टॉपिक समझ में आ गया कि जो बड़े महाशक्तियाँ थे उनमें छोटे छोटे जो देश थे उनसे बड़े बड़े महाशक्तियाँ क्या फ़ायदा लिया करता था, यानी कि क्या महत्व था, क्या भूमिका निभाता था छोटे देश। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ऐसे आप एक दो बार देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं, तो अगला टॉपिक आता है शीत युद्ध का परिणाम। अब देखिए शीत युद्ध का परिणाम, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध शीत युद्ध हुआ तो उसके बाद का जो परिणाम हुआ, यानी कि उसके बाद में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो देखिए शीत युद्ध जैसे हुआ तो उसके बाद में गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म हुआ, यानी कि ऐसे देश हुए जो कि ना तो सोवियत संघ में शामिल हुए और ना ही अमेरिका में शामिल हुए, तो वो तीसरे गुट दुनिया के नाम से जाने जाने लगे जो कि गुटनिरपेक्ष को अपनाया। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तो किसी एक वीडियो में ही कंप्लीट करना होगा। तो दूसरा आता है कि अनेक खूनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बावजूद तीसरे विश्व युद्ध टल गया, यानी कि इसके दौरान शीत युद्ध के परिणाम में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई जो कि खूनी लड़ाई थी, लेकिन ये हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध जो था ये नहीं हो पाया। और अनेक सैन्य संगठन बने, यानी कि संधियाँ हुई बहुत सारी, जैसे कि सोवियत संघ ने वारसा संधि किया, उसके बाद अमेरिका ने नाटो किया, फिर सीटो सेंटो। तो इस प्रकार की जो संधियाँ की वो क्या था, शीत युद्ध का ही परिणाम था। उसके बाद आगे आता है कि दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ लगा दी, यानी कि दोनों महाशक्तियों ने, अमेरिका ने और सोवियत संघ ने अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए मतलब तरह तरह के हथियार बनाने लगे, बहुत ही भयंकर भयंकर वो लोग परमाणु बम बनाने लगे। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच महाशक्तियों में क्या हुआ कि परमाणु हथियारों की होड़ लग गई, और ये दो ध्रुवीय विश्व का फिर आरंभ हुआ। दो ध्रुवीय विश्व क्या है कि जब दुनिया दो गुटों में बट गई, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट, तो इसी को दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कहा गया। तो दो ध्रुवीय विश्व के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब आगे नोट में कुछ बातें याद रखनी जरूरी है। देखिए कि अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो दोनों महाशक्तियां थी सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों ने अन्य देशों के साथ संधियां की, यानी कि अलग अलग जो छोटे छोटे देश थे उनके साथ संधियां की, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए सैन्य संधियां जो थी वो अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। जैसे कि देखिए नाटो जो था वो अमेरिका ने किया था और 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा फिर आता है सीटो, और सीटो की स्थापना जो थी वो अमेरिका ने किया था और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और उसके बाद फिर सेंटो आता है, सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी और इसे भी अमेरिका के द्वारा ही गठबंधित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। और फिर सोवियत संघ का एक गठबंधन आता है जो कि वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता है या वारसा संधि के नाम से इसे जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो ये सारी बातें आप पहले से ही जानते थे, कुछ बातें, और कुछ बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिला है। अब यहाँ पे आता है कि आखिर सीटो और सेंटो जो था ये क्या था, सीटो और सेंटो किसको कहा जाता है। तो देखिए कि अमेरिका ने जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया था यहाँ पर और पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया, यानी कि सभी को एक साथ चलने का तरीका अपनाया। उसी को क्या कहा जाने लगा, जो भी एक साथ चलने का गठबंधन और तरीका था, इसी को सीटो और सेंटो का नाम दिया गया और इसी को सीटो और सेंटो के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि सीटो क्या होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म जानते हैं, इसकी स्थापना क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए सीटो जो था इसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य जो था, लक्ष्य जो था वो था समाजवादियों को विस्तृत
विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। मतलब इसका जाहिर सी बात है, सीधे शब्दों में कहें तो सोवियत संघ से इसकी रक्षा करना इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो सीटों के बारे में आप जान चुके हैं कि सीटों की स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं कि सेंटो क्या है और इसके बारे में, सेंटो की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, सेंटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था सोवियत संघ को मध्य पूर्वी से दूर रखना, यानी कि सोवियत संघ को मध्य पूर्वी पर हमला नहीं करने देना। सोवियत संघ कोई भी हरकत करता है हमारे मध्य पूर्वी भाग पर तो हम उसका जवाब दे सके, जिसके लिए इन्होंने सेंटो की स्थापना की हुई थी। और समाजवाद जो था, यानी कि उसके प्रभाव से उसको रोकना, यानी कि बचाना मध्य पूर्वी एशियाई को। उसके बाद आगे आता है, नोट में ये चीज़ें आती है, इसको याद रखना जरूरी है। अब देखिए कि अमेरिका जो था उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नाटो की स्थापना कर दी। उसके बाद फिर सीटो, सेंटो, इस तरह के संगठन उन्होंने बनवा लिए। अब सोवियत संघ जो था उन्होंने सिर्फ एक वारसा पैक्ट बनाया था, वारसा संधि बनाई थी। अब इसके बावजूद फिर सोवियत संघ ने किया क्या कि जो पड़ोसी मुल्क था, कुछ ताकतवर जो मुल्क थे, उनसे इन्होंने अपना जुड़ाव अच्छा किया, यानी कि अपना संबंध मजबूत किया। जैसे कि चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया और इराक हो गया। तो इन सारे देशों से इन्होंने क्या किया कि अपना संबंध मजबूत किया। अब आगे देखते हैं तो क्या है, आगे आता है हमारे सामने कि शीत युद्ध के दायरे। अब देखिए, शीत युद्ध जो हुआ था इसके क्या दायरे थे। तो शीत युद्ध के दायरे में आप देख सकते हैं कि जो विरोधी खेमा था, दोनों खेमे जो थे, सोवियत संघ और अमेरिका जो था, वो एक दूसरे का विरोधी खेमा था। इन दोनों खेमों में बहुत सी बड़ी बड़ी संकटें आई, ठीक है, और युद्ध भी हुए इनके साथ। लेकिन संभावना ये रही कि इन दोनों के बीच कोई बड़ा सा युद्ध नहीं हुआ, यानी कि छोटे मोटे युद्ध हुए लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। जैसे कि कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान, इन जैसे इलाकों में, क्षेत्रों में यहाँ पर जनहानियां हुई, यानी यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी शीत युद्ध के दौरान, छोटी मोटी लेकिन लड़ाइयाँ हुई थी। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी तो इन इलाकों में। तो आप यहाँ पे पढ़े कि शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत कुछ न कुछ कार्य हुआ, कुछ न कुछ लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। सबसे बड़ा ये था कि कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। अगर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोई युद्ध हो जाता तो ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी खतरा हो जाती और ये तीसरे विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।